हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आज तक सीटेट के एग्ज़ाम में कैसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ चुके हैं। वैसे तो नंबर सिस्टम के पार्ट 1 मैंने बनाया है, जिन्होंने नहीं देखा है पूरा पार्ट 1 देख लीजिए पहले कि नंबर सिस्टम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। और आज भी थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, नंबर सिस्टम के लेंगे और सारी चीज़ें नंबर सिस्टम की ही लेंगे। लेकिन नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिट, डिजिट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं इसको अलग थोड़ा सा कर रहा हूँ कि नंबर सिस्टम और उसके अलावा थोड़ा सा भाग वाले क्वेश्चन देखेंगे, डिविजिबिलिटी वाले, और उससे रिलेटेड थोड़े बहुत एलसीएम, एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बिना इसका पेपर नहीं बनता, यूँ कहो आप तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ पे पिछली बार की तरह मैं लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा यहाँ टाइम खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 29,503 में 5 का स्थानीय मान 32,071 32071 में 7 के अंकित मान का अंतर है। तो आपको भी अच्छे से ये बात पता होगी कि स्थानीय मान और अंकित मान में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 72, तो इसका मतलब ये है कि ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, यही होता है ना। तो मैं आपसे पूछूं कि कितना इकाई के अंक पे 2 है, तो आपने कहा 2 इकाई यानी 2 गुणे 1। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके पिछला वीडियो देखें, क्योंकि मैंने उसमें इकाई और दहाई का कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरीके से इकाई और दहाई का होता है। तो ये इकाई का अंक हो जाएगा और ये दहाई का अंक हो जाएगा। अगर मैं पूछूं इसका किस में गुणा होगा, तो आप कहेंगे 2 गुणे 1 में होगा, और इसका किस में होगा, 7 गुणे 10 में होगा। यानी कि ये वाली जो वैल्यू होगी 2 गुणे 1 2 होगी, और ये 7 गुणे 10 70 होगी। तो ये स्थानीय मान। अगर मैं पूछूं इसका स्थानीय मान 0 का क्या है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 100 पे है। इसका स्थानीय मान क्या है, 1000 पे। इसका स्थानीय मान क्या है, 10,000 पे। ऐसे ही इसमें भी इकाई दहाई सैकड़ा। और अंकित मान जो होता है ना, जो अंकित मान होता है, जो संख्या जहां पे जो संख्या लिखी है वही उसका मान है। जैसे यहाँ पे इसका अंकित मान क्या है, 2 है, इसका अंकित मान कितना है, 7 है। जो संख्या है वही उसका अंकित है, जो चीज अंकित किया गया है वही उसका अंकित मान है। इसका देखें आप, ये अंकित मान 1 है, इसका 7 है, इसका 0 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो यही स्थानीय मान और अंकित मान में फर्क होता है। दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि ये चीज आपने कहा स्थानीय मान इसका कितना होगा, 1 होगा। 1 का 1 गुणे 1 1 होगा। अगर मैं पूछूं इसका आपका अंकित मान कितना होगा, तो आप तब भी बोलोगे 1। तो जो इकाई का अंक होता है उसका स्थानीय मान और अंकित मान दोनों बराबर होता है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले आपसे कि कौन सा ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान समान होता है, तो आप कहना इकाई का अंक ऐसा होता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 29,503 में 5 का स्थानीय मान कितना है, तो आपने कहा इकाई दहाई सैकड़ा, 5 गुणे 100 मतलब 500। और 32,071 में 7 का अंकित मान। अब 7 का अंकित मान मुझे देखना नहीं है कि कहां पे है, बस 7 का अंकित मान मतलब 7 ही होगा जहां भी होगा। और इनका अब से अंतर पूछा है तो घटा दीजिए, तो यहां से आ जाएगा आपका 493। बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन रहता है इस तरह का, अंकित मान और स्थानीय मान पे। कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है बताने वाला कि मैं कुछ अलग से इसका कॉन्सेप्ट बताऊं। 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। इसमें स्थानीय मान है 6 का, तो आपने देखा कि 6 का स्थानीय मान कितने पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब कितने पे है, 6,000 पे। प्लेस वैल्यू बोलते हैं इसको। और 4 के अंकित मान, 4 का अंकित मान क्या देखने की जरूरत है, तो आप कहोगे देखने की कोई जरूरत नहीं है कहां पे है। बस इस बात का मतलब यही है कि अगर 4 कहीं का अंकित मान है तो 4 उसका अंकित मान ही होगा। अंतर पूछा, माइनस किया, तो आप देखेंगे यहां से 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया और ये 5 हो गया। 5996 इसका आंसर था। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल बताएं। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि 4 अंकों की संख्या है कौन सी या 3 अंकों की संख्या है कौन सी। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पहले आपको बता दूं जो कि आपको पता भी होगा, लेकिन अब मैराथन चल रही है तो सारी चीजें मुझे रिवाइज करना है। जैसे अगर मैं पूछूं 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप कहोगे 1 से स्टार्ट होगी, संख्या की बात हो रही है, पूर्ण संख्या तो 0 है। और सबसे बड़ी संख्या तो आप बोलोगे 9 पे, क्योंकि अगली संख्या तो 10 होगी, अगली संख्या 10 होगी तो 2 अंक की हो जाएगी। और सबसे छोटी अगर आपसे पूछूं कि सबसे छोटी 2 अंक की संख्या, तो आप बोलोगे 10।
सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या 99, सबसे छोटी 3 अंक की संख्या 100, सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या 999। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाली संख्या जिसमें 0 लगता है वो हमेशा सबसे छोटी संख्या होती है, वो वाली संख्या जिसमें 9 लगता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। अब आप देखो खुद, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, आप जरा मुझे ये बताओ 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या 9999 नहीं होगी? कहोगे हाँ बिल्कुल होगी, ये सबसे बड़ी संख्या। और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है? मैंने अभी तो आपको बताया कि जिसके आगे 0 लगा हो 3 अंक की। आप ऐसी गलती मत करिएगा कि 3 0 होगा तो 4 अंक की हो जाएगी, वो 2 0 होगा और एक संख्या 1 होगी तो 3 अंक की। इन सबका योगफल आपसे पूछा है, बहुत बड़ी बात नहीं है, जोड़ देंगे आप 9 9 0 10, तो इसका आंसर क्या होगा? 10,099, 1099 नहीं 10,099। देखो इस क्वेश्चन में हिंदू अरबी जो लिखा हुआ है ना, यही कंफ्यूज करता है आपको, है कुछ नहीं है इसमें कुछ नहीं, लेकिन फर्जी का क्या है, हिंदू अरबी संख्या बोल के आपको दिक्कत करता है, आप सोचते हो कि यार इनकी संख्या कुछ और होगी, नहीं ऐसा नहीं है। देखो हिंदू अरबी संख्या पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? तो सबसे पहले ये बताया कि 4 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो आप कहेंगे 4 अंक की जो संख्या होती है वो यहाँ से शुरू होती है। देखो सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट होगी ना, 1000 से स्टार्ट होती है 4 अंक की संख्या। मैं आपसे पूछूं जाती कहाँ तक है, तो आप कहोगे सबसे बड़ी संख्या तक जाएगी, 9999, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तक जाएगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में संख्याएं कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में संख्याएं कितनी है? तो आप कहोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्याएं देखना है तो बड़े में से छोटा घटा दें, क्या आंसर आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं आएगा। आप खुद देखो इस बात को, जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे आपसे पूछूं कि 10 से 99 तक कितनी संख्या है, तो क्या आप 99 में से 10 घटा के 89 कहोगे क्या इस बात को? तो आप कहोगे नहीं 89 संख्या नहीं होगी। वजह उसकी ये है कि आप 10 को काउंट नहीं कर रहे हो या 89 को, 1 को काउंट करना छोड़ रहे हो जब माइनस करते हो। तो 10 से है ना, 10 को भी लेना पड़ेगा ना, तो 10 से 99 तक, तो आपने कहा 99 में से 10 घटेगा जरूर 89 आएगा, लेकिन इसका 89 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1 प्लस करके। वजह उसकी है कि 10 भी आपको काउंट करना है। वही चीज़ आपकी यहाँ पे भी है। आप देखेंगे कि बड़े में से छोटा आप घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 99 99 1000 घटा दीजिए, 9 9 9 8 8 9 9 9 8999। लेकिन ये आपके सवाल का आंसर नहीं होगा क्योंकि आपने 1 को काउंट नहीं किया है, तो 1 को बाद में काउंट करोगे 8999, मतलब संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 9000 हो जाएंगी। इस बात को समझ पाए? अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन आया कि 5 अंकों की कितनी संख्या है हिंदू अरबी में, तो आपको क्या करना है, 99999 5 बार लिखना है और 10000 4 बार लिखना है, 004 और एक संख्या मिला के 5, ये 5 संख्या आपस में घटाना है। जो भी क्वेश्चन का आंसर आएगा उसमें प्लस का 1 कर देना है ताकि आपको ये पता लग सके कि पहली संख्या भी उसमें काउंट है। तो सीधा सीधा इस बात को ऐसे समझो, जो भी माइनस करने के बाद आंसर है उसमें पॉजिटिव का 1 कर देना है, ये आपका आंसर बनाएगा। 3 क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान बराबर होगा 7 गुणे इतने इतने, तो रिक्त स्थान का क्या होगा? आप देखो समझो बात को, 15,201 में 5 का स्थानीय मान कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5000। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया वैसे करना शुरू कर दो आप। क्वेश्चन आपको जरा भी टफ नहीं लगेगा। 5000 प्लस लिख दिया, बीच में प्लस है, तो 2659 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 600 को प्लस आप जब पहले कर लो, पहले प्लस कर लो, प्लस कर लिया, फिर बराबर कर दिया। पिछली वीडियो में मैंने ये एक एक चीज बताई थी कि कैसे रिक्त स्थानों को करना है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखा वो जाके पहले वीडियो देखें, उसके बाद ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। बराबर रिक्त स्थान की जगह आपने x मान लिया, और मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि हर जगह आप x मान के आंसर नहीं ला सकते, क्योंकि कहीं कहीं 10x, कहीं कहीं 100x, कहीं कहीं 1000x मानना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा वो जाके पहले देखें। ये 5000, ये 5600, ये सॉरी 600, तो मिला के कितना हो जाएगा? 5600 बराबर 7x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5600 बटे 7, 7 8 5600,
800 इस सवाल का आंसर होगा। रिक्त स्थान पे कितना होगा? 800। देखिए पिछले क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने मिटा दिया क्योंकि सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा होगा। जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाए तब भागफल होगा। क्वेश्चन एक बार में पढ़ेंगे तो टफ लगेगा, ऐसे नहीं करना चाहिए क्वेश्चन को। पहले जो चीजें दिया है ना सिस्टमेटिक, वहां से शुरू कर दीजिए। जब 80,808 को 108 से भाग दिया जाए, पहले भाग दो आप, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। अगर आप बैठ के सारे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ेंगे तो क्वेश्चन तो टफ लगेगा ना। 108 से आपने भाग दिया, देखो 8 बार में नहीं जाएगा और आपसे यही गलती कराना चाह रहा है। अगर यहाँ पे 101 होता ना तो ये 8 बार में जाता। 108 है ना तो 8 8 64 हो जाएगा ना, 864 तक चला जाएगा। 808 से संख्या कम लानी थी तो 7 बार में जाएगा तो 756 हो जाएगा। 7 8 56। आप इस चीज को गुणा भी कर लीजिएगा, 108 को 7 से इस तरीके से तो 756 आएगा। 8 में से 6 जाएगा 2 होगा, ठीक है, और 10 में से 5 जाएगा 5 होगा। ये 52 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए 5 बार में नहीं जाएगा, 5 बार में जाएगा तो 8 5 40, 540 हो जाएगा। आपका कितनी बार में जाएगा? 4 बार में, तो कितना होगा? 432। अब 432 ये आ गया ना, 10 में से 2 जाएगा कितना होगा? 8 होगा। 11 में से 3 जाएगा कितना होगा? 8 होगा। और कितना उतर जाएगा? 8 उतर जाएगा। अब फिर देखेंगे कि 8 से 8 बार में जाएगा, 8 8 64, यानी 800 कितना हो जाएगा? 64। 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 24 बचेगा। यहां तक ठीक है। पहला भाग देने के लिए क्या बोला गया था कि पहले 80,808 को 108 से भाग दो, फिर कह रहे 90,909 को 109 से भाग दो। देखो 90,909 आपने भाग दिया किससे? 109 से। तो 109 से जब आपने भाग दिया तो ये कितनी बार में गया? तो आपने कहा ये चीज जो गई 8 बार में, 9 बार में नहीं ले जा सकता। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। तो 8 9 72 होगा, कितना हो जाएगा? 872। ये हो जाएगा 7, और ये 10 में से 7 जाएगा कितना होगा? 3, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 बार में 9 तरीके 27 आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार में आप ले जा सकते हो 27 200 सॉरी 327। 10 में से 7 जाएगा कितना होगा? 3 होगा। और ऐसे ही 6 में से 2 जाएगा कितना होगा? 4 होगा। और ये कट जाएगा और कितना उतर जाएगा? 9 उतर जाएगा। 439 हो गया। अब यहां से आप देखेंगे कि 109 से कितनी बार में जा रहा है, तो आप कहेंगे 109 से आपका कितनी बार में जा रहा है? 4 बार में जाएगा। 4 बार में 436, और कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये कट जाएगा। अब आप बोला क्या है कि 9 से इस देखो 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल कितना था? 24। और एक इतने से भाग देने पर प्राप्त शेषफल इसका कितना है? 3। ये इससे भाग दिया जाए तो कितना होगा? तो आपने कहा 24 इसका शेषफल 3 से भाग देना है। 3 8 है 24। आपसे पूछा है भागफल कितना होगा? भागफल ही पूछा है ना, तो भागफल कितना होगा? भागफल कितना आ गया? 8। समझ में आई कि नहीं बात? अगर आप एक बार में क्वेश्चन को करते तो क्वेश्चन का आंसर शायद नहीं आता। आपको क्या करना है? आपको स्टेप बाय स्टेप पहले 108 से भाग देना है, फिर 109 से देना है, दोनों के आपके शेषफल को लेना है, दोनों के शेषफल को आपस में भाग देना है, तो उसका भागफल आपको बता देना है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ आपसे कैलकुलेशन जानना चाह रहा था और कुछ नहीं था। यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 39,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों से अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। आपको भी पता है, पहले ये चीज करना है मुझे ज्यादा क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़ना। 26,679 को आपने भाग दिया किससे? 39 से। देखो 39 संख्या बहुत बड़ी है कि नहीं? लेकिन एक बात तो है कि 39 से अगर काटूंगा इसको 266 को, 40 इसको अगर मान लिया जाए मोटी मोटा तौर पे, तो 40 5 240 6 का 6 बार में जाएगा ये। 39 से आप 6 से यहाँ पे भाग दे सकते हैं। 39 को एक अंदाजा लगा के आप 6 तक जा सकते हो। 6 9 9 5 45 9 6 54 के 4 हाथ में 5 और 6 18 और 5 23। देखो 234 बार में गया ना, एक बार और नहीं लेके जा सकता क्योंकि 264 से संख्या बड़ी हो जाएगी। 6 बार में लेके गया तो 234 हुआ। आपने कहा यहाँ से 6 से उतार लो 2, 6 से उतार लो 3, 32 हुआ। 7 बार में गया।
इतनी ही बार गया ना, इतनी बार गया। अब देखो क्या चीज़ है, संख्या कितनी बार जाएगी, 40 अगर इसको मान लिया जाए तो 40 5 6 6 का 7 8 बार में लेके जाओ। 39 से अब 8 बार में लेके जाएंगे तो कितना होगा, 39 से 8 बार में लेके जाएंगे, 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 8 3 के 24 24 और 7 हो जाएगा 31, 312। हाँ ठीक गया, 8 बार में लेके गया आपने तो 312। ये कितना आ गया, 5 1 15 आ गया ना, और यहाँ पे कितना हो गया 9, ये 9 हो गया। तो कितनी बार में जाएगा आप देखें जरा, 40 अगर इसको मान लिया जाए तो 5 बार में तो 200 होगा, 4 बार में लेके जाओ तो 39 को 4 से लेके जाओगे तो आप देखोगे 39 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3 4 3 12 3 15 156। ठीक है, चौके 156 कितना बना देगा 3। चलिए इसको मैंने भाग दे दिया। अब किसको भाग देना, अब इसको भाग देना है, इसको भाग देना है, किससे भाग देना है 34 से। इसको भी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ पहले। 29,405 को अब 34 से भाग देंगे, 29,405 29,405 को अब भाग किससे देंगे हम 34 से। 34 से जब भाग देंगे तो 34 से देखो 35 तिहाई एक तो 105 होता है और 35 तिहाई 105 होता है, तो 6 बार में 210 होगा। 210 से भी संख्या ज्यादा है, 7 बार में 8 बार में जाएगा। अब आप देखिए 34 को अगर 8 से भाग दूंगा, गुणा करूंगा, सॉरी 34 को 8 से गुणा करूंगा, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 3 के 24 और 27, 272। 8 बार में गया 272, ये उतरा 2 और ये हो गया 2, ये कट गया, ये 0 उतर गया। अब आपको पता है कि 35 तिहाई 105 होता है और 35 छक्का है 210 होता है, तो 34 है ना तो 6 बार में जाएगा। 34 से 6 बार में आप देखो, 34 से 6 बार में 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 36 18 और 2 20, 204 तक जाएगा। 6 बार में 204 कितना उतर जाएगा, तो आप कहेंगे 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 5 लास्ट बार उतर जाएगा 165। अब 34 से 34 तिहाई तो होता है इतना, 34 चौके 5 बार में तो नहीं जाएगा क्योंकि 170 5 बार में होता है, तो अब मुझे 165 तक जाना है। तो 34 को अब 4 से आप भाग दे देख लो, 34 को 4 से देख लो, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 तिहाई 12, 12 और 1 13, 136। तो 4 बार में जाएगा कितना 136। 15 में से 6 जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा कितना होगा 2, 29। 15 में से 6 गया 9, 5 में से 3 गया कितना 29। अब दोनों को मैंने भाग दे दिया ना। अब क्वेश्चन पे वापस आओ। यदि 26,600 इतने को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों से अंतर को, शेषफल का अंतर पहले निकालो। शेषफल का अंतर कितना है, यहाँ पे 29 है और यहाँ पे कितना है 3। इनका अंतर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। 29 माइनस 3, बड़े में से छोटा घटता है, अंतर का मतलब यही है। कितना आ गया 26। प्राप्त शेषफलों से अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो आपसे पूछा है शेषफल क्या होगा। ये जो शेष प्राप्त अंतर बचाना 26, इसको आपसे कह रहा है कि भाग दे दो किससे 18 से। 18 से दिया तो 18 कम में 18 हुआ, बचा कितना 6 और 2 8। तो आपसे पूछा है शेषफल कितना होगा, आपका आंसर कितना है, शेषफल यहाँ से 8 होगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चन जब भी आते हैं, मैंने जानबूझ के सारे बड़े क्वेश्चन लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं आपके, लेकिन मैंने बड़े क्वेश्चन इसलिए लिए कि आपको बड़े क्वेश्चन करने का जब तरीका आ जाएगा तो छोटे क्वेश्चन तो हूबहू होंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए 7 क्वेश्चन। अगला 8वां क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग है। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले भाग दो कि 12,112 को आपने भाग दिया किससे, आपने भाग दिया किससे 11 से। 11 से आपने भाग दिया ना, तो 11 से आप भाग दोगे तो एक ही बार तो जाएगा क्योंकि ये बड़ी संख्या 12 है, 11 कम में 11, आपका 1 बचेगा ना, फिर 1 उतर जाएगा, ये कट जाएगा ना, 11 कम में 11, फिर से पूरी तरीके से। अब तो ये पूरी संख्या कट गई ना, तो आप कहते हो कि 1 उतर जाएगा। मैंने कहा बात ठीक है, 1 उतर जाएगा। क्या 11 से चला जाएगा 1 उतरने पे? नहीं जाएगा। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे एक 0 लगाते हो ताकि यहाँ पे मैं अगली संख्या उतार सकूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट था यही चीज 0 लगाने वाला। तो 11 कम में 11, बचा कितना 1। इसको पहले आपने भाग दे दिया, फिर कह रहा है कि
13,223। अब 13,223 को भाग लगाना है ना, कोई बात नहीं, 13,223 को भाग लगा दो आप। किससे भाग लगाओगे? तो आपने कहा कि भाग लगाना है 13 से, वही चीज़ फिर से करना है। 13 का में 13 पूरी तरीके से कट गया ना। आप देखो पूरी तरीके से अगर कट गया तो 2 ही उतार सकते हो, क्या 2 से जाएगा? क्या नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे, एक बार और उतार लोगे 0 बढ़ा के। यहाँ पे बिना 0 बढ़ाए आप नहीं उतार सकते ऐसे। तो 13 का में 13, कितना बचा? 9, 93 हुआ। और 93 का मतलब हो गया 13 7 91, और बचा कितना? 2 सॉरी। अब आप मुझे बताओ कि इसका 11 से और इसका 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग, शेषफल कितना है? तो आप बोलेंगे इसमें शेषफल 1 है, इसमें शेषफल 2 है। तो 1 + 2, क्योंकि योग बोला है ना तो प्लस करना पड़ेगा, बराबर कितने के हो जाएगा? 3। समझ में आई कि नहीं ये बात कि भाई दोनों को पहले भाग दो और लास्ट में बोला है कि प्राप्त शेषफलों का योग बताए। तो प्राप्त शेषफल का योग कैसे आपने निकाल लिया? बड़े आसानी से कि दोनों शेषफल है उनका योग कर दो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल है। कहने का मतलब है पहले तो भाग देना ही पड़ेगा हमें, बिना भाग दिए तो काम चलेगा नहीं। तो 111 को आपने किससे भाग दिया? आपने भाग दिया किससे? 11 से। देखो आप जरा समझो बात को, क्या 11 से एक बार में 11 में 11 नहीं होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल होगा, और ये कट जाएगा, 0 उतर जाएगा। क्या कोई मतलब है इसका? नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो आपने कहा एक संख्या अगली उतारने के लिए, अगली संख्या उतारने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ाऊंगा ताकि अगली संख्या उतर सके। मैं पूछ रहा हूँ फिर जाएगा क्या भाग? आप कहोगे नहीं जाएगा, फिर से 0 उतारना पड़ेगा ताकि अगली संख्या उतारी जा सके। जितनी बार भाग नहीं जाएगा उतनी बार आप 0 लगाओगे ताकि अगली संख्या उतर सके। सीटेट में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो आप यहाँ पे गलती मत करिएगा, डायरेक्ट संख्या मत उतारने लगिएगा। यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा तो एक संख्या एक्स्ट्रा उतरेगी। आप देखो एक बार में जा रहा है ना, 11 का में 11 कट गया पूरी तरीके से। आपने कहा 1 को उतार लो, मैंने कहा जा रहा है क्या? तो आपने कहा नहीं। तो क्या 0 बढ़ा के एक संख्या उतारी जा सकती है? तो आप कहोगे संख्या तो सारी खत्म हो गई। यहाँ पे आप देखो 11 ये खत्म हो गया, 0 यहाँ पे 2 11 उतार दिया तो ये 1 बचा। अब कुछ उतारने के लिए है नहीं। तो आपको पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि आप जैसे अगर भाग देते हो 110 में 11 से, तो 110 में 11 से भाग दोगे तो 11 कम में 11 कट गया ना, तो ये 0 उतरा। तो आप बताओ क्या एक बार में ही जाएगा 110? आप खुद सोचो, 110 को अगर 11 से आपने भाग दिया है तो 110 को 11 से 11 दहा में होता है ना 110। 120 को अगर भाग दिया है तो सॉरी कोई दिक्कत नहीं, 110 ही को तो 10 बार में जाएगा ना। तो आपने क्या किया है, 11 का में 11 किया, 0 उतारा, तो 0 से नहीं जाएगा तो आपको लास्ट में क्या करना होगा, एक 0 उतारना होगा। जब कभी भी ऐसा आए कि आपका नहीं जा रहा है तो आप यहाँ पे शेषफल ऐसे ही छोड़ नहीं दोगे, आगे एक 0 बढ़ाओगे क्योंकि नहीं जा रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपने एक उतार लिया ना, यहाँ पे नहीं जा रहा तो यहाँ पे एक 0 लास्ट में आपको बढ़ाना पड़ेगा। और यही कॉन्सेप्ट आपसे जानना चाह रहा था। 11 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल व प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल बताएं। मतलब इसका भागफल और शेषफल का योगफल आसानी से आप निकाल सकते हो। 10010 प्लस 1 आपका आ जाएगा 10011। हो सकता है ऐसा ऑप्शन है कि यहाँ पे 0 ना देके 1001 प्लस 1 तो आपका आंसर आ जाएगा 1002, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन मिल सकता है ऐसा। तो ध्यान दीजिएगा, भाग देते टाइम आपको क्या करना है कि जब कभी भी नहीं जाता है तो आपको एक 0 उतार देना है वहाँ पे। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए पहले मिटा दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 36 54 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागे 90। अब सार्वगुणज और सर्वगुणनखंड दो चीजें आती हैं। सार्वगुणज या आपके ऐसे सीटेट में कई बार आया हुआ सवाल ये। सार्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम लॉसअप। लिख लीजिएगा ये बात। और ये फिर से उम्मीद है कि आएगा सर्वगुणनखंड का मतलब होता है HCF, यानी कि म स प। तो ये दोनों बातें आप नोट कर लीजिएगा कि सार्वगुणज क्या होता है, लौसा होता है, और सर्वगुणनखंड क्या होता है, मौसा होता है। अब आप मुझे बताओ
कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब आपने कहा सार्वगुणज का मतलब होता है लौसा निकालना। तो क्या आप 36, 54 और 60 का लौसा नहीं निकाल पाओगे? तो आप ये कहोगे 36, 54 और 60। देखो मैं थोड़ी सी बड़ी संख्या से ज़रूर काटूंगा, आप दो से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से काटूंगा, मैंने कहा 6 3 18, 6 4 की 36, 6 9 54 और 6 दा में 60। ये देखो 3 से मैं काटूंगा, 3 दूना 6, 3 3 के 9, 10 तो पूरा उतर जाएगा। फिर से 3 से काटो, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 10 उतर जाएगा। अभी 2 से कट रहा है ना, 2 से काटो, 2 एकम में 2, 1 2 5 10। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी मैंने क्लास में अलग तरीके से बताया एलसीएम निकालना। एग्जाम का टाइम है, नई चीज़ें नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो आप लौसा क्या करोगे, इसका गुणा कर दोगे। 6 तिहाई 18 दूना 18 तिहाई 54, 54 दूना 108, 108 का मतलब 5 से गुणा करोगे 540। ठीक है, मैंने कैसे गुणा किया, मैंने क्या 6 तिहाई 18, 18 तिहाई 5 को लास्ट में मैंने क्यों छोड़ा, आप समझो बात को। 6 तिहाई 18, 18 तिहाई 54, 54 दूना 108 और 108 को 5 में गुणा करना मेरे लिए बहुत आसान है। वजह उसकी है कि किसी भी संख्या का अगर मैं 5 में गुणा करूं तो आंसर मैं डायरेक्ट दे सकता हूं कि 18 का आधा करो, 18 का आधा करो कितना हो जाएगा 9, उसके आगे लगाओ 0। फॉर एग्जांपल मुझे ये कहना है कि 36 का गुणा करना है 5 से, तो आपने कहा 36 का आधा 18 होता है, एक 0 लगा दो। अब ऐसे ही यहाँ पे 108 था ना, यहाँ पे 108 था, 108 का 5 में गुणा करोगे तो 108 का आधा कितना होता है 54, 54 के आगे आपने लगा दिया एक 0, तो कितना हो गया 540। तो 60 से छोट सार्वगुणज भागे 90, 90 से इसको भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 6 बार। इस सवाल का आंसर कितना था 6। इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखें आप 4, 5 और 6 का जो सबसे छोटा सार्वगुणज होगा इस तरीके से आप कर सकते हो। मुझे पता है कि इसका जो सबसे छोटा सार्वगुणज आएगा वो 60 आएगा, और का मतलब बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, का सबसे छोटा सार्वगुणज, ये भी सार्वगुणज है, ये भी सार्वगुणज है, और दोनों का अंतर पूछा है तो मतलब माइनस तो कर ही लो पहले। यहाँ पे सार्वगुणनखंड नहीं है, ये भी सार्वगुणज है। 3, 6 और 9, आप मुझे बताओ 3, 6 और 9 का क्या 18 नहीं होगा क्या? तो आपने कहा बिल्कुल होगा, क्योंकि 18 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए आप। माइनस करने पे आप देखिए 48 नहीं आएगा इसका आंसर, 12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 42। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 42। तो ये बात समझ में आ गई कि सार्वगुणज और सर्वगुणनखंड क्या होता है। कुछ क्वेश्चन मैं सार्वगुणनखंड पे भी करा दे रहा हूँ, सर्वगुणनखंड क्या होता है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये 4 क्वेश्चन खत्म करके अपने सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं। और LCM HCF से मैंने बहुत सारे सवाल ले लिए और इससे बाहर नहीं आएगा, इतने ही के अंदर रहिए। चालाक वही है जो जानता है कि ये क्वेश्चन इस तरह के आने वाले, उसी तरह के क्वेश्चन आप पढ़ के जाओ। इधर उधर की चीज़ें पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपके एग्जाम में छूट जाएंगी, या फिर टाइम लग जाएगा, या एरर आ जाएगी जो चीज़ आपके एग्जाम में आने वाली है। इस वजह से आप एग्जाम की तैयारी एग्जाम के पैटर्न पे किया करो। इधर उधर के टफ क्वेश्चन और उल्टे सीधे क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए अभी तक, जो जितने भी लिए पहले सेशन या आज जो दूसरा सेशन है, तो इन सब में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए या फिर उस तरीके के उस पैटर्न के क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, 36 और 60 का लौसा आप कैसे निकालोगे, आप निकाल लोगे, आप अच्छे से जानते हो। इसका जो लौसा होगा ना वो कितना होगा 180। बीच में डिवाइड है, डिवाइड कर दो। 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, तो मैंने सार्वगुणनखंड के बारे में अभी आपको बताया। तो 18 और 45 का आप देखोगे 9 होगा। 9 ही एक ऐसी संख्या सबसे बड़ी है जो 18 को भी काटेगी और 45 को भी काटेगी। आपके दिमाग में होगा 3 भी तो हो सकती है, 3 बिल्कुल काटेगी, लेकिन इसमें बोला है कि सबसे छोटा सार्वगुणनखंड और यहाँ पे सबसे बड़ा सार्वगुणज। 3 और 9 में बड़ा कौन है? 9 है, तो HCF वही होता है जो बड़ा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। आपने इसको भाग दिया, जब इसको आप भाग दोगे तो कितना आएगा 20। ये इस सवाल का आंसर था, बहुत निहायत ही आसान सवाल। 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज क्या बताने की जरूरत है? 12 और 16 का गुणज कैसे निकालोगे आप बड़े चालाक हो, आप इस चीज को कर सकते हो, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा 48। 48 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी कटेगी और 16 से भी कटेगी। ठीक है, गुणा कर दिया। 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज फिर से सार्वगुणज है। सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड दोनों में ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसा नहीं है कि गलत, जैसे कहने का मतलब ये है कि जल्दी में आप कहोगे यहाँ सार्वगुणज है तो यहाँ सार्वगुणनखंड हो सकता है, ऐसा नहीं है।
पढ़ लिया करो अच्छे से। 10 और 15 का, तो अब 10 और 15 का आप मुझे बताओ क्या 30 नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा। 48 से आपने गुणा किया तो 48 तिहाई होता है 144 के आगे एक जीरो लगा दिया, 1440 सवाल का आंसर है। ठीक है, यहां से देखें 200 और 400 के बीच, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या है कि ऑप्शन मैच भी हो गया था, ऑप्शन जो था ना गलत जो ऑप्शन था वो मैच भी हो रहा था। 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, आप मुझे बताओ 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज क्या 180 नहीं होगा? क्या आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप इस तरीके से करना, 30, 45 और 60 इस तरीके से काटना शुरू करना और क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है कि इसका कितना होगा 180 डिवाइडेड बाई कितने से डिवाइड किया? 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड है ना, तो आपने कहा इसका जो सार्वगुणनखंड होगा, मैं बताता हूं किस तरीके से मौसा निकालना है। पहले इसका भाग दोगे, जो बचेगा फिर उसमें इससे भाग दोगे, कोई मतलब नहीं है, अलग अलग विधि है। निकालना कैसे मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं। दो ऐसी संख्याएं लो जिसका अंतर कम का हो, तो सबसे कम का अंतर इन्हीं दोनों के बीच का है, क्योंकि इसके बीच में तो ज्यादा का अंतर है, इसके और इसके बीच का और ज्यादा का अंतर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 9 है ना, तो मैंने कहा 9 ही इसका क्या होगा? मौसा होगा। लेकिन 9 में दिक्कत क्या है? 9 किसी को काट नहीं रहा था, सिर्फ इसको काट रहा था। और मौसा वह संख्या होती है जो सभी संख्याओं को काट सके। तो आप देखेंगे 9 नहीं हो सकता, 9 का आधा तो कर नहीं सकता। 9 का 1/3 करूंगा 3, तो आप कहोगे हाँ ये 3 हो सकता है। 3 तो 5 15, 3 8 24, 3 से ये 15 बार में ये भी कट रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा? 3 बराबर है किसके? 3 6 का 18 और 0 60 के। लेकिन एक बात समझिए मेरी, आपने भाग दिया, चलो भाई समझ में आया, लेकिन क्या ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा? तो आप कहोगे नहीं सही होगा। वजह उसकी क्या है कि 200 और 400 के बीच में आपकी संख्या क्या 180 है? क्या नहीं है ना। तो आपसे ये बोला है, ये सेंटेंस, ये कंडीशन जो लगाया है ना, ये बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत बेहतरीन। तो आप ये कहोगे 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सार्वगुणज, ये मैंने गलत निकाला है। सार्वगुणज तो ये है, लेकिन ये 200 और 400 के बीच की संख्या है क्या? नहीं है। तो ऐसे में क्या किया करो, उसका गुणा करना शुरू किया करो और उसके बीच की संख्या निकाला करो। जैसे अगर इसका मैं 2 से गुणा करूं, 18 दूना 36, 360 हो जाएगा। तो आपने कहा 360 200 और 400 के बीच की संख्या हो गई। सपोज करो कि ये संख्या अगर बोला होता कि आपकी संख्या 400 और 600 के बीच होनी चाहिए, तो आप कहते कि ऐसा है 18 3 54 540, वो संख्या मुझे 540 माननी पड़ती। तो बात समझ गया हो ना, 200 और 400 के बीच की संख्या होनी चाहिए। आपकी 180 जो है नहीं है, 200 400 के बीच की संख्या नहीं है। तो 180 का डबल 360। अब आप देखोगे, कहोगे हाँ अब संख्या ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये बिल्कुल गलत था और ऑप्शन मैच हो रहा था। मैंने ये बात अभी बताई आपको। 3 से काटे तो आपने कितना आया? 120। ये इस सवाल का आंसर था, ये इस सवाल का आंसर था। समझ पाए ना बात? तो कंडीशन देख लिया कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन मत किया कीजिए। लास्ट क्वेश्चन आप देखें, 108 गुणे 2 से 31 गुणे 843 का इकाई का अंक बताएं। तो इकाई का अंक बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अब सारी संख्या को काट दो। इकाई का अंक जानते हो ना कहाँ से शुरू होती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से। आप मुझे बताओ, यहाँ 8 बची ना, बीच में गुणा है, 8 एकम में 8, 8 त्रिके 24। आप 24 में ये बताओ कि 24 में इकाई का अंक क्या है? तो आप बोलोगे 4। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 4। चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, सबके सब संख्या काट लिया करो, बचाया क्या करो? इकाई का अंक। इकाई का आपस में गुणा करोगे तो क्वेश्चन का आंसर वही आएगा जो इकाई के अंक का होगा। देखो, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका इकाई का अंक पूछे, वो भी ये भी हो सकता है 1 3 8 5 4 गुणे 1 2 8 9 6। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दहाई का अंक बताएं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को, आप ऐसी गलती मत करिएगा कि भाई इसको भी पूरी तरीके से भाग देना शुरू करो। 2 अंक का पूछा है ना, तो कोई बात नहीं, 2 अंक आप लिख सकते हो। और 54 को ध्यान दीजिएगा, मैं कहाँ पे खत्म कर दूंगा अपनी बात को, 96 से गुणा करोगे। सिर्फ 2 अंक की संख्या, दूसरी दहाई अंक की पूछा है। 6 चौके 24 के 4 हाथ में है कितना? 2। अब ये बताओ, 2 है ना, 6 5 30, 30 और 2 32। 32 का मतलब पूरा 32 नहीं, सिर्फ 2 भी लिख सकते थे। और यहां से बताओ, यहीं से शुरू करोगे ना, 9 चौके 36 के 6, कोई मतलब नहीं है अब करने का, अब सीधा सीधा जोड़ोगे, क्योंकि अब संख्या आगे लिखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। 4 6 2 8।
तो दहाई का अंक यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 8। आपसे दहाई का भी पूछ सकता है, सैकड़ा भी पूछ सकता है, टेंशन की बात नहीं है। ऐसा मत करने लगिएगा कि सारी संख्याओं को गुणा करो, एक लंबा सा कैलकुलेशन आएगा, उसके बाद आप कहोगे दहाई के अंक पे 8 आ रहा है। नहीं, आपको पता है ना कि दहाई का अंक यहाँ के बाद अब संख्या बढ़ती जाएगी, इधर तो कोई संख्या बढ़नी नहीं है, क्योंकि जब इससे गुणा करोगे तो यहाँ से लिखना शुरू करोगे, ये तो खाली है, और यहाँ पे 6 और 2 8, तीसरी संख्या नहीं जोड़ने वाली, अब आगे संख्या जुड़ेगी। तो दहाई के अंक तक मैंने क्वेश्चन को सीमित पर रख दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, और उसके साथ साथ अगली जो वीडियो होगी एलसीएम एचसीएफ से हट के होगी। हो सकता है मैं टाइम का लूँ, मेजरमेंट और मेंसुरेशन, इन चीज़ों में से ले सकता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।